हाँ भाई, मेरे एसएससी के प्यारे योद्धाओं, आज है तारीख 9 और आज है आखिरी शिफ्ट जो रात की है वो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको दो तीन अनाउंसमेंट बता दूँ। अगले कुछ दिन तक एसएससी एमटीएस की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो फिर आप कमेंट में आके न लिखें कि भाई इस शिफ्ट के वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो एसएससी की छुट्टी है, लेकिन आप जैसे कर्मवीर योद्धाओं की छुट्टी नहीं है। आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल का जो हमने शिफ्ट वाइज वीडियो कराए थे, उसमें से हर शिफ्ट में जो एमटीएस में हो रही है कम से कम 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दूसरों से 5 क्वेश्चन का एडवांटेज लेना है तो मेरे ही चैनल पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनको जाके देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने नंबर बढ़ाइए। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बोल सकता। मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ कि मेरे को आपका रिजल्ट छापना है या मुझे कोई टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ बेचनी है। सिंपल फार्मूला है, अगर 5 क्वेश्चंस की लीड आपको लेनी है तो आप उन वीडियोस में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करे गए हैं उनको ज़रूर कवर कीजिए। आज की भी सेकंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करवाता हूँ। अभी कौन से हैं मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम खोटी करे हुए। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। हु फॉर्म द होम रूल लीग एज इट इज़ एसएससी सीजीएल में थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसकी फाउंडर थी एनी बेसेंट। उस समय भी हमने कवर किया था कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी भारत में। और किसने एनी बेसेंट का साथ दिया था इसमें? इसमें थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जो अपने गरम दल जो होते हैं उसके लीडर थे। ठीक है, होम रूल लीग की स्टार्टिंग कब हुई थी इंडिया में? 1916 से लेकर 1918 तक। इसमें खास बात क्या है कि बाल गंगाधर तिलक और मैडम ये जो हमारी एनी बेसेंट हैं, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को विभाजित कर लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने वादा किया था कि वो महाराष्ट्र में केवल बॉम्बे सिटी को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, केवल इन जगह पे वो अपने होम रूल लीग का प्रचार करेंगे। बाकी पूरे भारत की जिम्मेदारी मैडम एनी बेसेंट ने ली थी। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुसैन बोल्ट, जो फास्टेस्ट मैन है, हुसैन बोल्ट जो हैं धावक हैं जमाइका के, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है फास्टर दैन लाइटनिंग, मतलब लाइट से भी तेज। और जिसने भी इनको दौड़ते हुए देखा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है टांगों में बिजली ही दौड़ रही है। इनके नाम क्या कारनामा है? इनके नाम 8 ओलंपिक गोल्ड्स हैं। 8 ओलंपिक गोल्ड्स बहुत बड़ी बात है। माइकल फेल्प्स जो हैं उनके पास 22 ओलंपिक गोल्ड हैं, स्विमिंग में वो लेकर के आए हैं। लेकिन जो रनिंग ट्रैक इवेंट होता है उसमें 8 ओलंपिक गोल्ड अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। इनको कहाँ कहाँ पे गोल्ड मिले हैं? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर में, 2008 बीजिंग ओलंपिक 200 मीटर, 2008 बीजिंग ओलंपिक 4x100 मीटर। ठीक है, उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में गए, सेम अपना कारनामा दोहराया 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में, जो कि टीम इवेंट होता है शायद, ज़्यादा मुझे अंदाजा है। तो और उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर। अच्छा, आप बोलेंगे 4x100 मीटर में क्यों नहीं? उसमें ये शायद डिस्क्वालीफाई हो गई थी जमैका की टीम उस समय पे, इसलिए ये गोल्ड नहीं जीत पाए थे, वरना इनके पास 9 गोल्ड मेडल होते। ठीक है, ये कहानी आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया गया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर रहा हूँ शायद, तो आप लोगों का जो डिमांड रहती थी कि पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाए, तो उसका लिंक अब जब अगला वीडियो डालेंगे तो शायद उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम अपने चैनल पे डाल देंगे। 2-3 दिन लगेंगे उसको तैयार करने में। ठीक है, मतलब तैयार तो जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी क्या व्यवस्था होगी वो सब देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र 20वीं बार आपको पढ़ाया जा चुका है, सीजीएल का दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में नववर्ष को क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अगर नववर्ष मनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उगाड़ी। ठीक है, पारसी नववर्ष जो है अभी पहले वाली शिफ्ट में रिपीट हुआ था कि भाई किसने चालू करा था, तो ये बलबान ने चालू करा था। पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? नवरोज कहा जाता है दोस्तों। ये कहानी हमको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे। कृष्ण राव बिलोंग्स टू विच घराना? फिर रिपीट क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में मिल जाएगा। कृष्ण राव बिलोंग करते हैं ग्वालियर घराना से। और कौन से डांस से ये रिलेट करते हैं? तो ये कथक डांस से रिलेट करते हैं दोस्तों। ग्वालियर घराना के और कौन से प्रसिद्ध मास्टर हुए हैं? वो हुए नत्थू खां, हस्सू खां, शंकर पंडित। अगर कोई भी पूछे आपसे ग्वालियर घराना जो है उसमें और कौन कौन से महारथी, तो ये सब महारथी हुए हैं, ये हमें याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इंद्रसेन रेड्डी इज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इंद्रसेन रेड्डी इनमें से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राज्यों के राज्यपाल तो आप लोगों ने बिल्कुल मुंह जबानी कर रखे हैं याद, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ये हल्का सा नया क्वेश्चन है। फोर्थ नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स विच रिवर? मतलब जो चौथा जलमार्ग है वो किन नदियों को आपस में जोड़ता है? तो वो जोड़ता है कृष्ण और गोदावरी रिवर को। ठीक है, पहला जलमार्ग जो है वो गंगा रिवर पे है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, और यही भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मोदी जी ने उद्घाटन करा था और इसमें क्रूज शिप चलाने की भी बात हुई थी। जो दूसरा जलमार्ग है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये सादिया को डोबरी से जोड़ता है। यहाँ पे ढोला सादिया ब्रिज भी आता है कनेक्टिविटी में, उसके ऊपर भी SSC में क्वेश्चन आया था, तब हमने ये कवर करा था। ढोला सादिया ब्रिज, जिसको भूपेंद्र हजारिका ब्रिज बोला जाता है। भूपेंद्र हजारिका कौन? वो ही शास्त्रीय गायक जिन्हें 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी की भाजपा गवर्नमेंट ने भारत रत्न की आबादी दी थी। ठीक है, फिर तीसरा जो है वाटरवे कौन सी रिवर को कनेक्ट करता है? जी, इस बार रिवर कनेक्ट नहीं होती है, इस बार कैनाल्स कनेक्ट होती हैं केरला की। ठीक है, वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी जो हमारी कैनाल्स हैं, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक की जो हमारी वेस्ट कोस्ट कैनाल है उसको ये थर्ड नेशनल वाटरवे कनेक्ट करता है। ये केरला में है। ठीक है, फोर्थ वाटरवे को इसको कनेक्ट करता है कृष्णा रिवर पे ये बना है, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और मुटियाल को ये कनेक्ट करता है, सिंगल कृष्णा रिवर पे ही है। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, वरना वाटरवेज बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन इन्हीं से घूम घूम के SSC क्वेश्चन पूछता है और हमें भी इनको मुँह जुबानी याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो जियो रे बिहार के लाला, और बिहार ने यहाँ पे नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बिहार में 1106 लोग हैं, ये है पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पे अगर आप निकल जाएं तो आपको 1106 लोग मिलेंगे, जिसमें से 500 लोग SSC, UPSC और बैंक PO की तैयारी कर रहे होंगे, और बाकी 500 जो है उनकी मदद कर रहे होंगे और आगे की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए तो दिल्ली में क्या है? जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप, 11,297। होश उड़ गए ना सुन के, 11,297। अगर सबसे कम पूछें तो भारत का स्वर्ग जिसको कहा जाता है वो है नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनघनत्व है मात्र 17। 1 किलोमीटर आप निकल गए तो 17 लोग ही मुश्किल से आपको मिल पाएंगे। और फिर पूछ लिया जाता है बार बार कि इंडिया का एवरेज क्या है? तो इंडिया का एवरेज है 382 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1/1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग भारत में रहते हैं। आइए दोस्तों, हु स्टार्टेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन? सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये कांग्रेस की प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने से पहले जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी उनमें से ये एक थी। स्थापना करने वाले भारत के 2 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया और आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1876 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इन्होंने बहुत सारी न्यूज़ पत्रिकाएं भी चालू करी थी। आपका जो ABP न्यूज़ होता है, वो अमृत बाजार पत्रिका, उनमें भी इनका योगदान रहता है। ठीक है, वो उस जमाने का है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु फॉट ऑन बिहाफ ऑफ हल्दी घाटी? अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध में कौन लड़ने आया था? अभी ही सेकंड शिफ्ट में जब मैंने आपको आमेर का बहुत बढ़िया चित्र दिखाया था, सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में, तब भी मैंने शीतला माता की स्टोरी डिस्कस करी थी। आप लोगों को लगता होगा टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसमें फैक्ट डिस्कस किया था कि अकबर की तरफ से मान सिंह को बिहार में लड़ने भेजा था, और अकबर ज़्यादातर उतरता नहीं था। तब भी बताया था मान सिंह जी जो है हमारे कछावा वंश के जो राजपूत हैं, हमारे जो जयपुर घराना जो है, रजवाड़ा है, उसके वो उस समय राजा थे, महाराजा थे, तो उनको ही भेजा जाता था। तो हल्दी घाटी युद्ध में जो हमें NCERT में बार बार चटाया जाता है कि अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को, बिल्कुल नहीं, अकबर तो आया ही नहीं था। युद्ध हुआ था मान सिंह और राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच में, जिसने मेवाड़ के राजपूतों ने अपने दूध का जौहर दिखाया था। और किसकी हार या किसकी जीत हुई थी? किसी की भी हार या जीत इस युद्ध में नहीं हुई थी। क्या कहानी है, आप चाहेंगे तो मैं आपको अगली शिफ्ट में कवर कराऊंगा।
ऑड वन आउट, पुलिकट लेक। अच्छा, आप लोगों को क्या पता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध में जो इनोवेशन किया था उसमें एक इनोवेशन ये था कि वो अपने घोड़ों के ऊपर जो सूंड, जो घोड़े का मुंह होता है उसके ऊपर हाथी की सूंड की छाल पहना देते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि मुगलई सेना ज़्यादातर जो है वो हाथी लेके आती थी, और हाथी लेके आती थी तो जब वो नीचे छोटी साइज़ में देखती थी कि उसको लगता था कि भाई सूंड है तो ये हो सकता है हाथी का ही बच्चा हो, तो वो अटैक नहीं करती थी। वरना मुगलों का एक बहुत फेमस टेक्निक थी कि हाथियों को शराब पहना के पिला के और उनकी सूंड में तलवार दे देते थे, और वो चारों तरफ तलवार चलाते हुए आते थे अंधाधुंध, ताकि नीचे वाले सैनिक कट जाएं। तो महाराणा प्रताप ने इनोवेशन किया था कि घोड़े के ऊपर हाथी की सूंड पहन के वो लड़ाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑड वन आउट पूछा था आपसे, कुछ लेक्स के नाम दिए गए थे, पुलिकट लेक, वूलर लेक, सांबर लेक या फिर भीमतल लेक। इनमें से ऑड वन आउट आपसे पूछी थी, तो ऑड वन आउट है सांबर लेक, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। बाकी सब मीठे पानी की झीलें हैं। सांबर लेक है कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है। फिर ये जयपुर और अजमेर इन सब के बॉर्डर को बनाती है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। पुलिकट लेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ये भी खारे पानी की पुलिकट लेक है। वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चिल्का लेक है जो वो इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, मुझे लगता है कि चिल्का लेक इसमें एग्जाम्पल में नहीं थी, पुलिकट और ये सब। ठीक है, भीमताल लेक भी जो है वो फ्रेश वाटर की ही लेक है। 2007 में 5% पॉवर्टी घट गई थी। पूछा गया है कि कौन से 5 ईयर प्लान का ये चमत्कार था। In 2017, poverty were estimated to be reduced by 5%. Which 5 year plan was it? तो ये है 10वां 5 ईयर प्लान था जो 2002 से लेकर 2007 के बीच में चला था। ये हमें याद रखना है कि इसमें 5% पॉवर्टी रिडक्शन कहा जाता है कि अचीव कर लिया गया था। और हमें भी क्या अचीव करना है? हमें भी अपने लाइक्स की संख्या बढ़ानी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम विच नेशन? फिर रिपीट है, ये तो सुबह की शिफ्टों का ही रिपीट है। जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करा रहा था तो आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है वो चोरों का अड्डा है। हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चुराया है, तो हमने ब्रिटेन से चुराया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने क्या चुराया है? सिंगल सिटीजनशिप, और क्या चुराया है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, और रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सब हमने ब्रिटेन का माल चुराया है। ये वाली कहानी हमको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु वॉज एट द सेकेंड पोजिशन इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स? इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, पैरा मतलब विकलांगों के लिए जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करे गए थे उसमें द्वितीय पोजीशन पे कौन आया था? तो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला है हमारा हरियाणा, जिसमें अभी भी चुनाव हुए हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे आया था महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। इन सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स हैपन विया विच ऑर्गेनल? मतलब जो हमारी कोशिका होती है उसमें जो खाना और डिफरेंट वो मटेरियल्स होते हैं उनका आदान प्रदान जो है वो किसके थ्रू होता है? तो ये तो सभी को पता है, बेसिक 7वीं 8वीं की बायोलॉजी है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट फॉलोज लॉ ऑफ ऑक्टेव? ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करता है? तो पहली बात तो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया किसने था? 20 बार एसएससी पूछ चुका है। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। ठीक है, कौन से वर्ष में दिया था? 1864 में। जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से हीलियम जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करता है। तो बताओ और कौन कौन सा एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम के अलावा ये 3 और हैं जो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करते हैं। ये सारी कहानी हमें याद रखनी है। दोस्तों, जो आपको समय मिलेगा, अभी 3-4 दिन छुट्टी है, इसमें मैं मतलब दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीजीएल के वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए हैं हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय हुम? मतलब जो ये डीएनए में घूमता हुआ सा सीडी वाला स्ट्रक्चर होता है, ये किसने प्रपोज किया था? तो ये करा था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस किक ने। ठीक है, ये कहानी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। रत्नागिरी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब रत्नागिरी की जो खदानें हैं वो इनमें से किस राज्यों में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए थे, और हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे रत्नागिरी की खदानें स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिजिटल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड?
किस वर्ष में डिजिटल इंडिया मिशन की जो है लॉन्चिंग करी गई थी मोदी जी के द्वारा? तो 1 जुलाई 2015 को जो है वो डिजिटल इंडिया मिशन जो है मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, हम भी अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप उससे जुड़ेंगे। धन्यवाद।